एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मॉर्निंग का जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस में किस तरीके से 1848 में रेवोल्यूशनरीज के द्वारा की गई। ठीक है, फ्रांस में चेंजेस हुए। इसी के साथ हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो लिबरल्स थे उन्होंने मूवमेंट किया और मोनार्की को हटाया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई गई। ठीक है, तो अब हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि जो इस टाइम का हमारा वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली और जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है। मेकिंग का मतलब उनके यूनिफिकेशन से है कि इटली और जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो कैसे हुआ। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू नो अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। सो आई एम गोइंग टू क्लियर वन थिंग इन दिस वीडियो, वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी and in next video we will discuss about the unification of Italy. So let's start with Germany. जर्मनी कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। देखिए, जर्मनी का जो यूनिफिकेशन का तरीका था वो डिफरेंट था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज आउट किया गया है आपकी बुक में कि कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। क्या कोई आर्मी किसी राष्ट्र की निर्माणकर्ता हो सकती है? मतलब क्या आर्मी के द्वारा किसी भी नेशन को बनाया जा सकता है? सो ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे किया, किसने उसको आर्किटेक्ट किया। ये तो आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विथ डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। 1848 के बाद में जो नेशनलिज्म था यूरोप का वो मूव्ड हो गया, मतलब वो गतिशील हो गया। अब डेमोक्रेसी के लिए रेवोल्यूशंस हो रही थी, एसोसिएशंस हो रहे थे डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशंस के। तो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। अब जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट थे वो धीरे धीरे मोबिलाइज्ड हो गए, चेंज होने लगे, और जो कंजर्वेटिव्स थे अब उन्होंने स्टेट पावर को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहते थे। अब ये जो कंजर्वेटिव थे अब इन्होंने ये इस कंसेप्ट को कि स्टेट होना चाहिए इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि दे वांट अचीव पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप, क्योंकि वो यूरोप में अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाना चाहते थे। तो इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि कंजर्वेटिव भी क्यों सपोर्ट करने लगे नेशन स्टेट का, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका डोमिनेंस पूरे यूरोप पे हो जाए। तो दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस by which Germany and Italy came to be unified as a nation state। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं जिस तरीके से जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ, कैसे वो नेशन स्टेट बने यूनिफाई होके। तो एज यू हैव सीन नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन आल्सो हु in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state governed by elected parliament। जैसे कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई गई रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। तो एक बार जर्मनी के लोग ये प्रयास कर चुके थे कि वो जर्मनी को यूनिफाइड करें जर्मन कॉन्फेडरेशन के स्थान पर। पहले क्या था? जर्मन कॉन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, जिसको हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो 39 स्टेट का जर्मनी में कॉन्फेडरेशन था। उसको नेशन स्टेट बनाने के लिए जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है वो बनाई गई थी 1848 में, इलेक्टेड पार्लियामेंट। ठीक है, तो एक बार लिबरल्स कोशिश कर चुके थे। तो दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की। और आपको पता था कि ये जो लिबरल्स की इनिशिएटिव था, ये जो लिबरल्स ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया था नेशन, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसको मोनार्की के द्वारा राजाओं की फोर्सेस ने एक साथ मिलकर इसको रिप्रेस्ड कर दिया था, इसको दबा दिया था। एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स। और जो मिलिट्री थी उसने किसका सपोर्ट किया? लार्ज लैंड ओनर। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आता है हु वर जंकर्स कौन थे? तो पर्शिया के जो बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, जिनके पास बहुत ज़मीनें थीं, उन्हें क्या बोला जाता था? जंकर्स। आपको ये अपने शॉर्ट नोट में लिख लेना है कि जंकर्स, अगर आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन द टर्म जंकर, तो आपको लिखना है लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ पर्शिया इज नोन एज जंकर्स। ठीक है, तो पर्शिया के जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे उनका सपोर्ट
पर्सिया के बड़े बड़े लैंड ओनर्स जो थे, मींस जंकर्स, उनका सपोर्ट किसने किया? मिलिट्री ने किया। फ्रॉम देम ऑन पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। और इसके बाद में जो पर्शिया ने लीडरशिप की, जो नेशनल यूनिफिकेशन का मूवमेंट था, उसकी लीडरशिप किसके द्वारा की गई? पर्शिया के द्वारा की गई। एंड इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्शिया के चीफ मिनिस्टर कौन थे? पर्शिया के चीफ मिनिस्टर थे ऑटोमन बिस्मार्क, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। और पर्शिया के जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटोमन बिस्मार्क, उन्हें इस पूरी प्रोसेस का क्या बोला गया? आर्किटेक्ट बोला गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ उसके आर्किटेक्ट कौन थे? ऑटोमन बिस्मार्क। और ऑटोमन बिस्मार्क पर्शिया के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो पर्शिया की ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो वहाँ के अधिकारी थे, ऑफिशियल्स थे, और पर्शिया की आर्मी की मदद से ऑटोमन बिस्मार्क ने ये यूनिफिकेशन, जर्मनी में यूनिफिकेशन का काम, जर्मनी को यूनिफाइड करने का काम किया। पर्शिया के चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क ने अपनी आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से। देयर वॉज ओवर 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स, लगभग 3 साल तक, 3 वॉर्स, इन 7 सालों में 3 युद्ध हुए। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर, तो 7 ईयर्स में कितने युद्ध हुए? 3 वॉर्स हुए। ठीक है, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर, 7 सालों में 3 बार युद्ध हुआ विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। किसके किसके साथ ये वॉर हुआ? ये चीज़ याद रखिएगा, 3 वॉर्स हुए हैं 7 ईयर्स में, और किसके साथ में हुए? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। इंडेड इन पर्शियन विक्टोरी, और ये जो 3 युद्ध थे, इनकी समाप्ति पर्शिया की जीत के साथ हुई। इन तीनों युद्धों में कौन जीता है? पर्शिया की जीत हुई। इंडेड इन द पर्शियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और पर्शिया की जीत के साथ ये जो यूनिफिकेशन की प्रोसेस थी, इसको कंप्लीट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेसाइल। अब आपने देखा कि जनवरी में 1871 में जनवरी में जो पर्शिया के किंग थे, पर्शिया के किंग का नाम क्या था? विलियम। जो पर्शिया के किंग थे वो किंग विलियम फर्स्ट थे, और उन्हें जर्मनी का एम्परर घोषित किया गया। कौन सी सेरेमनी में? सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेसाइल, और ये सेरेमनी कहाँ पे हेल्ड हुई? वर्सेसाइल में। तो ये जो 3 वॉर्स हुए थे 7 ईयर में, इनकी समाप्ति पर्शिया की विक्ट्री के साथ में हुई। पर्शिया इस युद्ध में जीत गया, और पर्शिया के जीतने के बाद में जनवरी 1871 में जो पर्शिया के किंग थे विलियम फर्स्ट, उनका नाम क्या था? विलियम फर्स्ट, उन्हें क्या प्रोक्लेम्ड किया गया? उन्हें राजा घोषित किया गया। ठीक है, उन्हें एक सेरेमनी वर्सेसाइल में की गई, जहाँ पे उन्हें जर्मन एम्परर, मतलब जर्मनी का राजा बना दिया गया। पर्शिया के किंग को अब जर्मनी का राजा बना दिया गया। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग, बहुत ठंडी सुबह, 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871 को बहुत कोल्ड मॉर्निंग, बिटरली कोल्ड मॉर्निंग थी। इसमें एक असेंबली बुलाई गई, एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट। और इस असेंबली में किसको बुलाया गया? जर्मनी के जो राज्य थे छोटे छोटे, उन सब के प्रिंसेस को, राजकुमारों को बुलाया गया, और आर्मी को बुलाया गया, और पर्शिया के इम्पोर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर, और इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। तो अब आपको पर्शिया के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है। पर्शिया के चीफ मिनिस्टर कौन थे? ऑटोमन बिस्मार्क। और पर्शिया के किंग कौन थे? विलियम फर्स्ट। ठीक है, और पर्शिया की आर्मी, पर्शिया के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को इस पूरी असेंबली में बुलाया गया। अब आपको पता है कि ऑटोमन बिस्मार्क गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सेसाइल जो पैलेस था वर्सेसाइल का, उसके हॉल ऑफ मिरर में ये जो पूरी गैदरिंग थी ये हो रही थी। एंड टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हीडेड बाई कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया। और ये जो नया
जो आपका नया जर्मन एम्पायर है, जो नई जर्मनी की स्थापना की गई, उसका हेड किसके उसका नेतृत्व कैसर विलियम, जो पूरा नाम था विलियम फर्स्ट का वो क्या था, कैसर विलियम। ऊपर आपको आधा नाम बताया गया था, तो जो पर्शिया के राजा थे उनका नाम क्या था, कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन किसने किया, पर्शिया के राजा कैसर विलियम प्रथम में। और इसका आर्किटेक्ट किसको माना जाता है, ऑटोमन बिस्मार्क को, जो कि चीफ मिनिस्टर थे उस समय पर्शिया के। तो द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड एंड डोमिनेंस ऑफ पर्शिया। तो आपने देखा कि जो जर्मनी का नेशन बिल्डिंग प्रोसेस हुई उसमें किसका डोमिनेंस रहा, पर्शिया का। ठीक है, तो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जो जर्मनी की हुई है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंस किसका रहा है, पर्शिया का। ठीक है, पर्शिया के स्टेट पावर का। द न्यू स्टेट प्रोक्लेम्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द मॉडर्नाइजेशन, द करेंसी, बैंकिंग। अब आपने देखा ये जो नया राष्ट्र बना, इसमें सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया गया, मॉडर्नाइजिंग द करेंसी को मॉडर्नाइज करने पे, बैंकिंग सुविधाएं लाने में, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, जर्मनी के इन सारे चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। इस जो पर्शिया के द्वारा बनाया गया साम्राज्य था उसमें, जिसको कैसर विलियम प्रथम ने हीड किया, तो उन्होंने सबसे पहले किस पे ध्यान दिया, करेंसी को मॉडर्नाइज किया, बैंकिंग सिस्टम इम्प्रूव किया, और लीगल जो सिस्टम था और जो जुडिशियल सिस्टम था उसको इम्प्रूव किया। Persian measures and practices often became a model for the rest of the Germany। और इसी के साथ जो पर्शिया के मेजर्स और जो प्रैक्टिसेस थे वो बाद में पूरी जर्मनी के लिए एक मॉडल की तरह उन्होंने काम किया। मतलब ये सारी चीज़ों की वजह से जर्मनी में काफ़ी सुधार आया। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से पर्शिया की हेल्प से जर्मनी को यूनिफाई किया गया। और ये जो आप पिक देख रहे हैं ये हॉल ऑफ मिरर की पिक है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सेसाइल। आप देख सकते हैं वर्सेसाइल में जिस हॉल में मीटिंग हुई थी, जहाँ पे जर्मनी का नेतृत्व जो है ऑटोमन पर्शिया के किंग कैसर विलियम प्रथम और ऑटोमन बिस्मार्क ने किया था, वो इसी हॉल में हुई थी। वर्सेसाइल का जो हॉल ऑफ मिरर था वहाँ पे ये मीटिंग की गई थी। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि जर्मनी को किस तरीके से पर्शिया की हेल्प से जर्मनी यूनिफाइड हो पाया 1848 में। ठीक है, 1848 में स्टार्टिंग की थी जब सेंट पॉल वाला जब जो है पार्लियामेंट बना था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो चर्च थी सेंट पॉल, उसमें। उसके बाद में फाइनली जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ, 18 जनवरी 1871 को। 18 जनवरी 1871 को जो जर्मनी था वो फाइनली यूनिफाइड हो गया। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लोग इसी तरीके से देखेंगे कि इटली कैसे यूनिफाइड हुआ। ठीक है, इटली का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो मैंने आपको इसके पहले के 2 वीडियो में बराबर डिस्कस किया है, गैस्पी मैजिनी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से गैस्पी मैजिनी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।